कभी किसी ब्राह्मण ने कहा, जब आप कहते हो पाए लागी पंडित जी, तो किसी ब्राह्मण ने कहा पाए लागी हरिजन जी, पाए लागी अछूत जी, पाए लागी पिछड़ा जी। कहा कभी? कभी नहीं कहता है। तो ये हमारी मानसिक गुलामी है कि एक तरफी सम्मान देने का काम हम लोग करते रहते हैं। तो इतने सारे लोगों ने 52% पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं की, तो पिछड़े वर्ग के लोगों की ये उम्मीद थी कि एक पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तो पिछड़े वर्ग का आदमी ओबीसी की जाति आधारित गिनती कर लेगा, ये उम्मीद थी। मगर ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री तो आप लोगों ने बनाए, मगर वास्तविक सत्ता नरेंद्र मोदी के पास में नहीं है। वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। वो नामधारी प्रधानमंत्री है। वास्तविक सत्ता आरएसएस के लोगों के हाथों में है। और इस वजह से नरेंद्र मोदी ये फैसला नहीं कर पाए। तो नरेंद्र मोदी को निर्दोष छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप होड़े, अरे नरेंद्र मोदी को वामन मेश्राम निर्दोष छोड़ रहे हैं। निर्दोष छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो आपको वास्तविक कारण मालूम होना चाहिए कि सत्ता उनके हाथ में है, आरएसएस के हाथ में है। मोहन भागवत ने बयान दिया, अखबारों में छपकर आया। क्या कहा मोहन भागवत ने? कि हम डे टू डे काम में, सरकार के काम में, डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये बयान आया है मोहन भागवत जी का। इसका मतलब ये है, ये बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारी वजह से सारे देश भर में लोगों को मालूम हो रहा है कि असली सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है, असली सत्ता आरएसएस के हाथ में है। और इसलिए उनको ये स्पष्टीकरण देना पड़ा हमारी वजह से। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वास्तविक सत्ता एक दिखाने वाले बैकवर्ड के हाथ में है। तो वास्तविक बैकवर्डों के हाथों में सत्ता आना जरूरी है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। बैकवर्ड में सत्ता रहे, बैकवर्ड देश का प्रधानमंत्री रहे, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे, और देश में फसाद हो, रोका नहीं जाए। प्रदेश में बैकवर्ड मुख्यमंत्री हो और फसाद हो और रोका ना जाए। मुझे लगता है मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारे लोग जो बैकवर्ड सत्ता में जाते हैं
वो हमेशा ब्राह्मणों से डरे 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 रहते हैं। ये डर मैं निकालना चाहता हूं, इसीलिए मंच पर बोलता रहता हूं। अरे मत डरो भाई, मैं नहीं डर रहा हूं, तुम क्यों डर रहे हो? मेरे पास सत्ता नहीं है, मैं भी नहीं, फिर भी नहीं डर रहा हूं। मैं सड़कों पर घूम रहा हूं और लकड़ी लेकर भी नहीं घूम रहा हूं। हथियार तो छोड़ो, तो मुझे नहीं डर लग रहा है, तुम क्यों डर रहे हो? तो ऐसे बैकवर्ड के हाथ में सत्ता जाना चाहिए जो बेडर और नीडर होकर संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं उस पर, संविधान ने तो सारे अधिकार दिए हुए हैं। कोई गैर कानूनी, अगर मान लो नरेंद्र मोदी बैकवर्ड की गिनती करता है तो क्या ये संविधान के विरोध में? नहीं है, ये संविधान के अधीन है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जाति आधारित गिनती हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की जाति आधारित गिनती हो रही है। जब गिनती हो रही है तो बैकवर्ड की गिनती करने के लिए संविधान में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो संविधान पर अमल करने के लिए किसी बैकवर्ड को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को क्या रुकावट है? हमारा तो मुख्यमंत्री, बहुजन मुक्ति पार्टी को हमने समर्थन दिया, मगर हमारी आज के तारीख में ईमानदारी से कहता हूं, हमारी अकेले पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। मगर जिस किसी पार्टी की सरकार बनेगी वो तो हमारे समर्थन से ही बनेगी, और जिस किसी की सरकार हमारे समर्थन से बनेगी तो जो वादा किया जाएगा, जो वादा किया जाएगा वो हर हालत में पूरा करना होगा। इतनी हनक और इतनी धमक होनी चाहिए, इतनी औकात होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं तो ये कहता हूं, हमारे समर्थन की अगर सरकार बनी यूपी में तो 72 घंटे में फैसला किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की ओबीसी की जाति आधारित गिनती होगी। 72 घंटे में फैसला करेंगे, शपथ लेने के बाद संविधान के हिसाब से। नहीं तो शपथ लेने के पहले 72 गिनती करोगे तो गलत हो जाएगा। शपथ लेने के बाद 72 घंटे। तो मगर हमारी ये समर्थन की, क्योंकि हमारी तो सरकार नहीं बनेगी, मगर जो भी सरकार बनेगी हमारे समर्थन के बगैर तो कोई सरकार बनने वाली नहीं है। और थोड़ा सा धीरे से कहता हूं, बनने देने वाला नहीं हूं। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि जो हमारे कमजोर लोग हैं ना, मैं कमजोरों का मजबूत नेता हूं, ध्यान रखना। कमजोर लोगों का मजबूत नेता हूं। तो सरकार ऐसे ही बनने नहीं दूंगा। काशीराम जी कहते थे कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है मैं अवसरवादी हूं, तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं 22 में अवसर आया है हमारे समर्थन की सरकार बनने का।
तो मैं इस अवसर को अपने हाथ से जाने देने वाला नहीं हूं। और उस नेताओं को दुनिया वाले बेवकूफ कहेंगे, साला अवसर आया था हाथ से जाने दिया, क्या मूर्ख आदमी है भाई। तो मैं तो इतना मूर्ख तो हो नहीं। काशीराम जी तो इससे भी आगे कहते हैं, अगर अवसर नहीं आया रहा है तो मैं ऐसे हालात पैदा करता हूं कि अवसर आता है। तो पत्रकारों ने मुझे कहा कि काशीराम बहुत बड़ा अवसरवादी है। तो काशीराम जी ने कहा कि मजलूमों के हकों के लिए हाँ मैं अवसरवादी हूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करने के हालात पैदा हुए हैं। ये सेमीफाइनल है और हमारे समर्थन से उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। तो जानते हो देश में किसकी सरकार बनेगी? हमारे समर्थन के बगैर बन जाएगी। अरे उत्तर प्रदेश की सरकार अगर हमारे समर्थन से बनेगी तो फिर हम अवसर जाने देंगे? देश की सरकार भी हमारे लोगों के साथ सहयोग से बनेगी, नहीं बनने देंगे। असल में मैं गैर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला आदमी हूं, काम करता हूं, मगर अब मैंने दिल्ली में अभी घोषित किया कि हमारे सामने परिवर्तन के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है भारत बंद का, इन बदमाशों को सड़कों पर निपटेंगे। समझते हो ना? ध्यान रखना, निपटेंगे। देसी शब्द यूज कर रहा हूं, देसी भाषा का, कि इन बदमाशों को सड़कों पर निपटेंगे। तो 10 दिसंबर को भारत बंद किया तो सड़कों पर निपटने के लिए ये संविधान ने हमें अधिकार दिया। और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये तो अधिकार है जनता का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के दायरे में रहकर। दूसरा, चुनाव में हस्तक्षेप करके, राजनीति में हस्तक्षेप करके मैं पहले इससे दूर रहता था, बहुत लोगों को मालूम है, मैं इससे दूर रहता था। मगर यह भी संवैधानिक रास्ता है, यह कोई गैर संवैधानिक नहीं है। यह भी संवैधानिक रास्ता है कि जिस विधानसभा में और लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, और किसानों के विरोध में 3 कानून बना दिए, अरे वही पे कानून बने। तो हमारे लोगों को वहां जाना होगा और वहां अंदर से राजनीति में हस्तक्षेप करके, चुनाव में हस्तक्षेप करके, वहां अंदर जाके उन बदमाशों का बंदोबस्त करना होगा। यह भी संवैधानिक रास्ता है, इसे भी कोई गैर संवैधानिक नहीं कहते हैं। तुमने कहा ये भी करेंगे। तो इसलिए अब मैं इस काम के लिए भी मैदान में उतरा हूं। पहले दूर रहता था, तुम देखो भाई, अब मैं इसके लिए भी मैदान में उतरा हूं। तीसरा है, ये 2 रास्ता हो गया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का केस लेकर गया, 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे केस में सारे देश के ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाया जाएगा, ये मेरे केस में फैसला दिया। और 2019 के चुनाव में 100% ईवीएम को पेपर टेल मशीन लगा।
ओ मैंने लगवाया। किसी अखबार ने कोई खबर नहीं छापी। सो कॉल्ड नेशनल प्रेस, सो कॉल्ड तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया ने खबर नहीं छापी। वो अपने को बहुत बड़ा राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमने केस जीता। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जो ड्राफ्ट हमने लिखा, जो ड्राफ्ट लिखा सुप्रीम कोर्ट के लिए, मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 1 मिनट की बहस मेरे वकील को करने नहीं दिया। 1 मिनट की बहस नहीं करने दिया और मेरे फेवर में निर्णय दे दिया। 1 मिनट की बहस के बगैर। शायद ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद ही पहला केस हो कि उसका वकील 1 मिनट का बहस नहीं कर रहा है और उसके फेवर में केवल ड्राफ्ट के आधार पर जजमेंट लिखा जा रहा हो। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बेहतरीन डॉक्यूमेंट लिखा गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पूछा किसने लिखा? क्या हमने लिखा? कि कितनी वकालत किया? क्या कि वकील नहीं हूं। कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा अगर हमने नहीं लिखा, अगर किसी वकील ने लिखा तो तुम्हारे पास वकालत के लिए क्यों आता? उसी वकील को नहीं देता? बात तो सही कह रहे हो। जब जीत लिया तो कहा 2 लाख रुपया महीना देता हूं, नौकरी करोगे? अरे तो नौकरी छोड़ के सेवा के लिए आया हो भाई। नौकरी थी, नौकरी छोड़ करके ये काम करने के लिए आया हूं और तू 2 लाख रुपए जूनियर वकील का रखने के लिए बगैर वकालत के डिग्री का कह रहा है। तो इसलिए कह रहा हो कि एक संवैधानिक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मुद्दे लेकर जाने का, हस्तक्षेप करने का। वो भी एक तरीका है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में योगी के वकील को कहा, सुप्रीम कोर्ट में जानते हो योगी ने कौन वकील लगाया? भारत का पहले नंबर का वकील साड़वे। ये हमारे महाराष्ट्र का है। साड़वे नगर जिले का उसका बाप था साड़वे। और बहुत लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को मालूम यह नहीं है, वो साड़वे जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट में होते हैं। तो वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए। वो भारत का पहले नंबर का वकील है। 1 घंटे का 25 लाख रुपए लेता है। घंटे का सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने का 25 लाख रुपए लेता है। तो वो वकील लगाया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? कि तुम्हारा योगी, तुम्हारा पुलिस ठीक से काम नहीं कर रहा है। कितने लोगों को पता है योगी कौन से क्लास में जाके पढ़ा? कौन से स्कूल में पढ़ा है? नेताजी हमारे हंस रहे हैं। योगी किसी भी क्लास में जाके कभी भी नहीं पढ़ाई किया है? तो ऐसे ही तो आरएसएस को लोग चाहिए ना। और जब डिग्री मांगा किसी ने कि नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या है, तो मांगने वाले पर ही पाबंदी लगा दिया। तो इस तरह से साथियों, तो ये 3 रास्ते, संवैधानिक रास्ते लड़ने के लिए आने वाले समय में अभी हमारे सामने है और तीनों रास्तों का उपयोग करेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से। ध्यान रखो कि मैं गैर संवैधानिक तरीके से काम करने का आदी नहीं हूं। गैर संवैधानिक तरीके से मैं काम नहीं करूंगा। मैं ऐसा कोई आश्वासन आपको नहीं दे सकता
कि मैं गैर संवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से कोई काम करूंगा। मैं ऐसा कोई काम करने वाला नहीं हूं। संविधान के दायरे में रहकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। यहां का इटावा का मैजिस्ट्रेट है, अभी माने कहा है? ये डॉक्टर माने, ये इन्होंने कहा कि वो मना कर रहा है देने के लिए परमिशन। तो मैंने कहा ये 4 लाइन मैं लिख कर देता हूं, ये लिखो। तो 4 लाइन लिखा, लेटर लेके गया, मैजिस्ट्रेट को दिखाया। मैजिस्ट्रेट ने कहा लेके जा। बोला बराबर नोमानी साहब, मैजिस्ट्रेट मना कर रहा था, 4 लाइन लिख कर दिया। ये माने को सब लोगों के सामने बोल रहा होगा और मैजिस्ट्रेट भी सुन रहा होगा, पता नहीं सुन रहा कि नहीं सुन रहा, कि तुम्हारा जो वामन मेश्राम है ना वो क्या बोलता है भाई, कुछ समझ। अब इसमें कुछ बोल रहा हूं मैं? कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। हाँ, मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में अधिकार है, और अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। कानून के दायरे में तुम नहीं रहोगे तो फिर तो हम बख्शने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से मैं संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं। तो इतने अधिकार दिए हमारे संविधान में, और फिर संविधान हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का तो है नहीं। तुम्हारे बाप ने, मनु ने लिखा, साले हमको कुछ नहीं दिया, मगर हमारा बाप देखो कितना दरिया दिल था, हमको तो दिया ही दिया, तुमको भी दे दिया है। इसको बोलते बाप ने तो तुम वाले गधे, साले दूसरों को इनकार कर देते हो और केवल अपने लिए रखते हो। बाप होना चाहिए ना सही तरीके से। तो इस तरह से हम संवैधानिक तरीके से काम करने के आदी है और संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, शपथ विधि लेने के बाद 72 घंटे में फैसला करने के लिए उस सरकार को कहेंगे। और केसीआर, ये जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है ना, केसीआर, के चंद्रशेखर राव, 24 घंटे में गिनती कर लिया सारे के सारी। केसीआर ने 24 घंटे में। तो सरकार बहुत ताकतवर होती है, सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। कहा कि 24 घंटे में चाहिए और कोई मशीनरी दूसरा काम नहीं करेगी, एक ही काम करेगी, तो शाम तक खत्म। 24 घंटे में कर दिया, कर सकती है। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है तो बड़ी मशीनरी है, उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे में हो सकता है। मगर ये देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लासेस का है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, हलफनामा में झूठा हलफनामा दिया। हमने, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है कि झूठा हलफनामा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देना क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है झूठे हलफनामे के। तो हम लोग दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने के भी माहिर हो गए। कैसे सबूत इकट्ठा करने चाहिए। तो इस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी, कमजोर और मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जालिम लोगों के विरोध में तमाम मजलूमों को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, जाति मत देखना, रंग मत देखना,
झोपड़ी में रहता है ये मत देखना, महल में रहता है ये मत देखना, कौन से धर्म का है ये मत देखना, उसकी हाइट लंबी है या छोटी है ये मत देखना। तो ये लिखित है और वो सिद्धांत को लेकर हम लोग सारे देश भर में संगठन बनाया। 13 स्टेट और 140 जिलों में वामसेफ संगठन था, केवल 13 स्टेट में और 140 जिलों में। तब काशीराम जी ने ऐलान किया था मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाया है? बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। अभी 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा नेटवर्क फैल गया है। इतना विशाल आंदोलन हो गया है। तो आंदोलन को, मिशन को हमने कमीशन नहीं बनाया, बनने दिया और कहा था लोगों को कि महावत बनाएंगे। वादा किया था। क्या वादा किया था? महावत बनाएंगे, क्योंकि हाथी कभी भी पागल हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के हाथी के बारे में बोल रहा हूं। नहीं 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 नहीं, राजनीति का हाथी, सत्ता का हाथी कभी भी पागल हो सकता है। बुजुर्ग कहते हैं कभी भी पागल हो सकता है। इसके पहले कि वो पागल हो जाए महावत खड़ा कर देना चाहिए, ताकि वो पागल होने के बाद कहीं पैर हमारे ही सर पर ना रख ले, साले हमको ही कुचलने का काम ना करे। इसके लिए महावत हमारे पास होना चाहिए और हमने महावत खड़ा किया हुआ है। और जब सरकार ने कहा सीएए लागू करेंगे, देश भर में लागू करेंगे, याद है? कहा था देश भर में लागू करेंगे। 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया। दूसरे दिन से पहले होता था डेली सीएए 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 सीएए, साले 10 जगह अखबार में और टीवी में खबरें आती थी। और जैसे ही भारत बंद किया 29 जनवरी 2020 को, नरेंद्र मोदी ने बोलना बंद कर दिया, अमित शाह ने बोलना बंद कर दिया, सीएए बोलना ही बंद कर दिया। बोल रहे अभी? बोल रहे? बोलना ही बंद कर दिया, सीएए बंद। और जब बोलना बंद कर दिया तो अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में पूछा, क्या पूछा? वो सीएए तुम सारे देश भर में लागू करने वाले थे, वो तैयारी कहां तक आ गई लागू करने की? तो गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह को बोलने के लिए शर्म लगी कि साला मैंने तो कहा था पार्लियामेंट में सारे देश भर में लागू करूंगा, अब कौन से मुंह से कहूं? तो राज्य मंत्री को कहा, रेडी, तू रेडी हो जा, तू जवाब दे दे। तो गृह राज्य मंत्री रेडी था, उसको भेजा जवाब देने के लिए। उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ओपोजिशन ने पूछा था कि ये सारे देश भर में लागू करने की तैयारी कहां तक आ गई? तो सरकार ने जवाब दिया, इस पर अभी सरकार ने विचार नहीं किया है। अभी हम लोग जिंदा है, विचार करेंगे क्या? करने देंगे? अगर दोबारा करेंगे तो हम है इधर,
और मैं तो ये कहता हूं कि वो लागू करने के बारे में कोशिश करे तो इससे एक काम बहुत आसान होगा। कौन सा? कि SC ST OBC के लोगों को तो हमारी बात समझ में आती है, मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। मगर जब CAA के लिए भारत बंद का हमने ऐलान किया तो सारे देश भर में मुस्लिम लोगों ने हमारा साथ दिया, सारे देश भर में। तो CAA अगर भारत सरकार लागू करेगी तो SC ST OBC और मुसलमानों का इत्तेहाद और मुसलमानों की एकता जल्दी होगी। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, RSS और विश्व हिंदू परिषद का जल्दी राम नाम सत्य होगा। अगर वो लागू करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लोगों का इत्तेहाद जल्दी होगा, एकता जल्दी होगी। तो इसलिए साथियों, हम तो एकता की बात कर रहे हैं, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं मजलूमों के, और भारत के संविधान के अनुसार ये करने के लिए हम सब लोगों को आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और इसलिए हम लोग ये पूरी ताकत से सारे देश भर में कर रहे हैं और करेंगे। एक और बात कहना चाहता हूं, एक RSS की विचारधारा देश में है, ध्यान रखो, बहुत खास बात समझा रहा हूं। इस देश में एक RSS की विचारधारा है और RSS को काउंटर करने वाली विचारधारा किसी के भी पास नहीं है, केवल हमारे पास है। और गार्ड बांध लो और किसी को वेरिफिकेशन करना है, अंग्रेजी का शब्द है वेरिफिकेशन, सही गलत का फैसला करना है तो कर लो, जाहिर कर लो कि एक तो देश में RSS की विचारधारा है और RSS को काउंटर करने की विचारधारा केवल मात्र हमारी है, केवल मात्र हमारे पास है। और इसलिए बीच में जो बहुत सारे कम्युनल सेकुलर, अरे फालतू बातें रे, हमारे पास है असली विचारधारा काउंटर में। तो इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करो और समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करो। जितने जल्दी अमल होगी उतने जल्दी इस देश का समस्याओं का समाधान होगा। बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि देश को दो बीमारियां लगी है, एक आंगलाई और एक पेशवाई, ऐसा बाबा साहब का शब्द है, मराठी में लिखा हुआ है। तो पेशवाई शब्द का अर्थ था ब्राह्मणाई, क्योंकि इधर वो पेशवाई समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, तो उन्होंने जो मराठी में लिखा उसका अर्थ है एक आंगलाई, आंगलाई यानी अंग्रेजों की विचारधारा, और दूसरी है पेशवाई यानी ब्राह्मणाई, ब्राह्मणों की विचारधारा। ये दो जो है ये बीमारियां है देश को लगी हुई, ये दो बीमारी का इलाज करना है। तो आंगलाई तो चली गई, आंगलाई जो है वो तो चली गई, तो अब तो ये कहीं रह गई। तो इसका इलाज जो है हमारे महापुरुषों के पास था, और हम लोग केवल हमारे महापुरुषों की ही विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। अपने जिंदगी के 64 साल हो गए, अपने जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया, विचारधारा के साथ में कभी कोई समझौता नहीं किया। अब 64 साल के बाद अभी समझौता करने का क्या रह गया है भाई। मगर
जो लोग हमारे मजलूमों को सत्ता से दूर रखने की साजिश करेंगे उसका जवाब देंगे। जो लोग हमारे मजलूमों को सत्ता से यानी परिवर्तन का साधन, ध्यान रखना सत्ता किसको कहता हूं मैं, सत्ता का मतलब है परिवर्तन का साधन, इससे दूर रखने की कोशिश करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा, उसका हम जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस बात को जरूर ध्यान रखा जाए। अभी आज के अखबार में एक बयान आया है बीजेपी के प्रवक्ता का कि 2014 तक ये देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। एक बयान आया है बीजेपी के प्रवक्ता का कि ये देश 2014 तक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। 2.5% नौकरी में मुसलमान नहीं है और मुस्लिम राष्ट्र था। कितनी झूठ बातें है भाई, झूठ की भी मर्यादा होनी चाहिए। 2.5% मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहे हो, प्रशासन में 2.5% नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि देश जो है आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। उनकी संख्या अगर 15% है, अगर आपने 20% दिया होता तो माना जाता आप आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है, मगर संख्या 15% है, 2.5% नौकरी नहीं दे रहे हो और कह रहे हो आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। 200% गलत बात। ध्यान रखो किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आंशिक मुस्लिम राष्ट्र की बात, त्रिपुरा की बात और मोहम्मद अली जिन्ना के रेफरेंस की बात और बीजेपी के लोग महाराष्ट्र में मैदान में उतरकर जो फसाद करवाने का काम कर रहे हैं, वो सारी बातें अगर उत्तर प्रदेश में तुमने अगर विकास किया होता तो तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता, मगर तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए तुम हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना चाहते हो और तुम चुनाव ऐसा करके जीतना चाहते हो, नहीं जीतने देंगे। हाँ, ये खेल अब समझ रहे हैं हम लोग, ये खेल हम समझ रहे हैं, जीतने नहीं देंगे। और ये जो षड्यंत्र है इसको पूरी ताकत के साथ में हम लोग कोशिश करेंगे विफल करें। और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रिपब्लिक कहा, रिपब्लिक प्रजाराज, रिपब्लिक कहा, प्रजाराज भारत में स्थापित होना चाहिए। ये प्रजाराज स्थापित करने के लिए आने वाले समय में पूरी ताकत, पूरी संगठन शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस काम के लिए लगेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।